नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार आपका अपने चैनल मॉडर्न विज्ञान में स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ठोस अवस्था चैप्टर का एक बहुत ही फास्ट रिवीजन। इसमें हम तुम्हारे लिए कराने वाले हैं ठोस अवस्था चैप्टर में आने वाले सभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन। जितने भी न्यूमेरिकल पेपर में आते हैं हम सभी का एक बार बहुत तेज़ी से रिवीजन करा देंगे, ठीक है। तो इस पूरी वीडियो में हम क्या जानेंगे, ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट चैप्टर के सारे क्वेश्चंस। जितने भी क्वेश्चन होंगे हम सभी प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्लियर है? तो आज हम चलते हैं इस ठोस अवस्था के सबसे पहले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन है, एक घनीय ठोस दो तत्वों P तथा Q से बना है। घन के कोनों पर Q परमाणु तथा अंतः केंद्र पर P परमाणु स्थित है। इस यौगिक का सूत्र क्या होगा? उसका कहना यह है कि एक ठोस है, कोई भी ठोस है, ये जो है P व Q से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? P और Q से। और P जो है घन के कोनों पर Q है और P जो है अंतः केंद्र पर है। तो P कहाँ है? इसके जस्ट सेंटर में। सेंटर में कौन है? P। और यहाँ कौन है? Q। कोनों पर कौन है? Q। तो हम बताएंगे इकाई सेल में Q परमाणु की संख्या, Q की कितनी संख्या है? तो Q कहाँ पर है? कोनों पर। कोने कितने हैं? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। संख्या बराबर हो जाएगी 8 गुणा। अब इसमें कितना भाग आता है? तो कोनों पर हिस्सा आता है 1/8। तो कितना हो जाएगा? 1/8। 8 से जब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1। तो कितना परमाणु आता है? इकाई सेल में Q परमाणु की संख्या हो जाएगी 1/1। ठीक है। आगे बात आती है कि P परमाणु कहाँ है? अंतः केंद्र पर स्थित है, अंतः केंद्र में। तो हम इसमें लिखेंगे P परमाणु की संख्या कितनी होगी? अंतः केंद्र में होता है केवल 1, सेंटर में कितना होता है? 1। तो कुल परमाणु कितने हो जाएंगे? अच्छा, ये कह रहा है इस यौगिक का सूत्र, तो कुल परमाणु हो जाएंगे 2। तो हम याद रखेंगे आगे के लिए, BCC में Z कितना होता है? तो 2 होता है। ठीक है, ये सिर्फ समझने के लिए है। आगे बात आती है P और Q का अनुपात क्या होगा? तो P अनुपात Q। तो P का कितना है? 1 और Q का कितना है? 1। तो ये हो जाएगा 1:1। या इसको कैसे लिख सकते हैं? P1 Q1। ठीक है, समझ में आया? इसमें क्या था? इकाई सेल में Q कहाँ था? परमाणु। चाहो तो कोष्टक में लिख लेना, कोनों पर ना। कहाँ पर था? कोनों पर। इसमें परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? कोने कितने होते हैं? 8। घन के कोने कितने होते हैं? 8। ठीक है, तो 8 परमाणु, और परमाणु की हिस्सेदारी कितनी होती है? 1/8 की ना। तो कितना हो जाएगा? 1। चलो, और अंत में सेंटर में 1 पूरा परमाणु आता है, तो सेंटर में परमाणुओं की संख्या 1। तो कुल कितने हो जाएंगे? 2 अगर पूछा जाए। और फॉर्मूला क्या हो जाएगा? PQ का अनुपात होगा 1:1। ऐसे लिख सकते हैं P1 Q1, या लिख सकते हैं PQ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है? एक घनीय संरचना वाला यौगिक। संरचना कैसी है? घनीय। फिर से समझना, संरचना कैसी है? घनीय। ठीक है, संरचना कैसी है? घनीय। यहाँ से हम चलेंगे, संरचना है हमारी घनीय। इसमें क्या कह रहा है? भला यौगिक A तथा B तत्वों से बना है। इसमें A परमाणु घन के कोनों पर है। A कहाँ है? इन कोनों पर है A। सभी कोनों पर कौन है? A। तथा B परमाणु फलक केंद्र पर है। B परमाणु फलक पर है। फलक कहाँ होती हैं? ये जो फलक कितनी होती हैं? 6। तो B कहाँ है? फलक पर। आगे कह रहा है यौगिक का सूत्र ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे
घन में या ए परमाणु कहाँ है, कोनों पर, कहाँ है ये, कोनों पर की संख्या, ए परमाणुओं की कुल संख्या, की कुल संख्या, कुल संख्या कितनी होगी, ए कहाँ पर है, कोनों पर, तो कोने कितने होते हैं 8, अभी हमने बताया था 8, हिस्सेदारी कितनी होती है 1/8, तो कितने हो जाएंगे 1, तो ए की कुल परमाणु कितने हो गए 1। अब बात आती है बी परमाणु, बी परमाणुओं, परमाणु कहाँ है ये, फलक केंद्र पर, फलक केंद्र पर की कुल संख्या, की कुल संख्या, इसकी कुल संख्या क्या होगी, फलक पर है, फलक होती हैं 6 और हिस्सेदारी होती है 1/2 की, तो कितने से कट जाएगा 3, कितना हो जाएंगे 3, तो समझेंगे ए की संख्या हो गई 1 और बी की हो गई 3, सूत्र पूछ रहा है तो सूत्र हो जाएगा A/B और 1/3, तो ये हो जाएगा A1B3, ठीक है, A1B3। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब किसी घनीय जालक के कोनों पर उपस्थित परमाणु एक दूसरे के संपर्क में हो तो घनीय संरचना की संकुलन क्षमता ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है एक घनीय संरचना है, एक घनीय संरचना है जिसके कोनों के जो परमाणु हैं वो एक दूसरे के संपर्क में हैं, कोनों के ये जो परमाणु हैं ये जो है एक दूसरे के संपर्क में हैं। क्लियर है, यहाँ हम बनाकर समझ सकते हैं कि कोनों के परमाणु क्या हैं, एक दूसरे के संपर्क में है। जब परमाणु एक दूसरे के संपर्क में है तो घन की कोर की लंबाई a, कोर की लंबाई कितनी होगी a और त्रिज्या कितनी होगी r और r, ठीक है। हम यहाँ से समझ सकते हैं कि ये जो a जो है ये बराबर है किसके 2r की, किसके 2r के, यहाँ से हम समझे a बराबर किसके है 2r के, या r बराबर है a/2 के, ठीक है। आगे कह रहा है कि संकुलन क्षमता ज्ञात कीजिए। अब समझेंगे, हम जानते हैं, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं, हम जानते हैं सरल घनीय जालक, सरल घनीय जालक में कुल परमाणु, कुल परमाणु कितने होते हैं 1, कितना होता है, कोनों, सभी कोनों को जोड़कर कितना हिस्सा आता है 1। क्लियर है, हमने इससे पहले सवाल भी बताया था 8, 1/8 हिस्सा आता है, 8 होते हैं, कितना हो जाएगा 1, ठीक है। आगे ये कह रहा है संकुलन क्षमता, तो संकुलन क्षमता बराबर होती है, संकुलन क्षमता बराबर होती है कुल परमाणुओं का आयतन, जितने भी इसमें परमाणु हैं, तो हमारे में कितने हैं 1/एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका का आयतन, एकक कोष्ठिका का आयतन, तो निकाल लेंगे परमाणु कितना है 1, एक क्या है गोला, तो एक गोले का आयतन, तो 1 × 4/3 πr³ बट्टे एकक कोष्ठिका का आयतन कितना होता है AQ। अब लिखेंगे, जहाँ r की जगह हम रख सकते हैं, r बराबर रख देंगे A/2। जब r की जगह रखेंगे A/2 तो संकुलन क्षमता बराबर हो जाएगी, संकुलन क्षमता बराबर हो जाएगी 1 × 4/3 × 22/7 × r की जगह रखेंगे A/2, तो A/2 अपॉन AQ, A से A, सभी तीनों A से A कट जाएंगे और इन 2 से ये 2 कट जाएंगे, 2 से ये 11 बार, 11/21, 11/21 और ये हो जाएगा 0.524। संकुलन क्षमता कितनी निकल आई, संकुलन क्षमता बराबर हो जाएगा 0.524। अगर संकुलन क्षमता प्रतिशत निकालना है, क्या निकालना है,
संकुलन क्षमता प्रतिशत निकालना है, तो संकुलन क्षमता प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 100 से गुणा, 0.524 इंटू 100, तो ये बराबर आ जाएगा 52.4%। कितना हो जाएगा, 52.4%। तो सरल घनीय की कितनी होती है संकुलन क्षमता, 52.4%। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ लेना सभी लोग ना। वैसे भी हम जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं इम्पोर्टेंट ही हम क्वेश्चन करा रहे हैं। इससे जो अगला क्वेश्चन, सीसीपी जालक की संकुलन क्षमता की गणना कीजिए। सीसीपी जालक की संकुलन क्षमता की गणना कीजिए। सीसीपी जालक की संकुलन क्षमता एससीपी जालक से किस प्रकार भिन्न होती है। सीसीपी मतलब एफसीसी, सीसीपी या एफसीसी। एफसीसी क्या होता है, फलक केंद्रित एकक घनीय कोष्ठका। तो फलक केंद्रित क्या होगी, ध्यान से समझना। इसमें जो परमाणु होंगे वो कोनों के साथ साथ फलक पर होंगे। कहाँ होंगे, फलक पर। ठीक है, एक बात ध्यान से समझना, कहाँ होंगे, कोनों के साथ साथ परमाणु फलक पर। ठीक, फलक ऐसे समझो, हम इसको हटा दें, इस फलक पे क्या होगा, परमाणु इस फलक पे होगा, यहाँ होगा और यहाँ होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे पहले हम समझेंगे इसको। चलो ध्यान से समझेंगे, क्या है, फलक केंद्रित है। तो पहले हम जानेंगे फलक केंद्रित एकक कोष्ठका में, फलक केंद्रित एकक कोष्ठका में, एकक कोष्ठका में कुल परमाणु कितने होते हैं, कोनों पर 1 और फलक पे 3, कितने होते हैं, Z बराबर होता है 4। क्लियर है। अब आगे हम जानेंगे कि इसकी, देखो इसकी भुजा की लंबाई होगी 1 A, इसकी भी लंबाई A, मतलब ये भुजा A, ये भुजा A, तो ये कितनी हो जाएगी, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, निकाल लेना, √A² प्लस A² से ना कितनी हो जाएगी, A√2, कितनी हो जाएगी, A√2। ध्यान से समझेंगे, यहाँ कितना R R R R, तो हम कह सकते हैं कितने R के बराबर है, 1 2 3 4, हम कह सकते हैं 4R बराबर है कितने के, A√2 के, A√2, तो R बराबर हो जाएगा A√2/4। क्लियर है, A√2/4। चलो अब बात आती है संकुलन क्षमता निकालने की। तो संकुलन क्षमता बराबर, फिर से वही फॉर्मूला याद कर लेना इनको, संकुलन क्षमता बराबर, डायरेक्ट लिख रहे हैं, कितने परमाणु, 4 गुणा गोले का आयतन, गोले का आयतन कितना है, 4/3 πr³ बट्टे घन का आयतन, घन कितना है, A³। क्लियर है। आगे 4 गुणा 4/3 पाई का मान 22/7 गुणा R का मान, R बराबर है A√2/4, कितना है, A√2/4। कैसे निकला समझ गए, इसकी भुजा 1 A, ये A, तो ये कितनी हो जाएगी, पाइथागोरस प्रमेय से A√2 किसके बराबर है, 4R के, क्योंकि फलक पे रखा है ना, 1R 2R 4 त्रिज्या है ना, तो 4R के बराबर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं A√2/4, 9 नहीं बना लेना, A बनाना ना, इंटू A√2/4 इंटू A√2/4 अपॉन क्या हो जाएगा, A³ A से A कट जाएगा तीनों, और क्या हो जाएगा, इस 4 से ये 4 कट जाएगा, इस 4 से ये 4 कट जाएगा, 2 दूनी 2 और इस 2 से ये 2, तो इसको कट करेंगे। जब इन सबको क्या कर लेंगे, कट कर लेंगे, तो आंसर आ जाएगा 0.74। तो संकुलन क्षमता कितनी हो जाएगी, संकुलन क्षमता बराबर हो जाएगी 0.74। आगे तो संकुलन क्षमता प्रतिशत, संकुलन क्षमता प्रतिशत बराबर हो जाएगा 0.74 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 74%। कितनी हो जाएगी संकुलन क्षमता, 74%। ठीक है, लिख दें संकुलन क्षमता प्रतिशत। आगे ये कह रहा है सीसीपी की संकुलन क्षमता
HCP से किस प्रकार भिन्न है? CCP की संकुलन क्षमता HCP से किस प्रकार भिन्न है? तो हम लिख देंगे CCP की संकुलन क्षमता, CCP की संकुलन क्षमता SCP जालक की संकुलन क्षमता उसकी भी 74% होती है, याद रखना 74% के समान है, भिन्न नहीं है, कैसी है? समान है। क्लियर हो गया? मतलब CCP की जो संकुलन क्षमता निकल कर आई है वही किसकी होती है? SCP की। अगला क्वेश्चन है जब किसी घनीय जालक के केंद्र पर स्थित परमाणु विकर्ण पर उपस्थित अन्य 2 परमाणुओं के संपर्क में हो तो घनीय संरचना की संकुलन क्षमता की गणना कीजिए। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। ये कह रहा है केंद्र पर स्थित परमाणु, कहाँ है परमाणु? केंद्र पर। तो हम इसको बनाएंगे थोड़ा सा ढंग से, बहुत यही सबसे मोस्ट क्वेश्चन है संकुलन क्षमता का। क्या है इसमें? जो परमाणु है वो हमारे क्या है? कोनों पर तो है ही, साथ के साथ परमाणु कहाँ है? घन के केंद्र पर। कहाँ है? घन के केंद्र पर। मान लो यहाँ है कोई परमाणु। क्लियर है? तो बात आती है कि यहाँ से हम इसको किस तरह से ज्ञात करेंगे इसे। ठीक है, तो पहले इस फर्श को समझो। ये धरती वाले फर्श की हम बात कर रहे हैं। किसकी? इस फर्श की। बहुत ध्यान से समझना इस फर्श को। धरती वाला ये फर्श है, ठीक। इसकी लेंथ a, पाइथागोरस प्रमेय से इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? a√2। ठीक है, समझ में आ रहा? अब इस फर्श पे ये लंबाई हमने निकाल ली है a√2। कितनी है ये? a√2। कितनी होगी? a√2। अभी थोड़ी देर पहले वाले ही क्वेश्चन में हमने की है, तो ये फर्श वाली लंबाई होगी। अब यहाँ पे ये है a, इसकी लंबाई कितनी है? a। ध्यान से समझना, इसकी लंबाई कितनी है? a। और ये मिल रहा है जाके यहाँ, तो वही समझो इसकी लंबाई कितनी होगी? भाई इसकी लंबाई ये है a√2। ये कितना है? a। तो ये कितना होगा? फिर से पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ कैसे निकाली थी? अनरूट में a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर बराबर आया था a√2। यहाँ कैसे निकलेंगे? अनरूट में a का स्क्वायर प्लस a√2 का होल स्क्वायर। कितना आ जाएगा? a√3। कितना आ जाएगा? a√3। क्लियर है? यहाँ इसकी लंबाई कितनी आ गई? समझो इसकी लेंथ की लंबाई कितनी आ गई? a√3। क्लियर हो गया? थोड़ा सा टफ है, ध्यान से समझना क्या था। इसको एक बार और समझ लेना। नीचे वाले इसकी a, तो इसकी हो जाएगी a√2। यहाँ पे भुजा है a ऊपर की ओर, और यहाँ से ये भुजा हो जाएगी a√3। ठीक है, तो अब हम जानेंगे इस जो a√3 इस पे कितने गोला है? केंद्र वाला कोनों वालों से टच कर रहा है, केंद्र वाला कोने वाले से। तो एक आर, दूसरा आर, तीसरा आर, चौथा आर। 4r किसके बराबर है? a√3। 4r किसके बराबर है? a√3। तो हम कह सकते हैं 4r बराबर है a√3, तो r बराबर हो जाएगा a√3/4। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, सीधा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाएगा। अंतः केंद्रित परमाणु की त्रिज्या होती है, कितनी होती है? r बराबर a√3/4। क्लियर हो गया? अब हम चलते हैं यहाँ से थोड़ा सा आगे की ओर ना, इसे हटा देते हैं और इसे भी हम हटा देते हैं। इसको यहाँ से समझ लेना, ज़्यादा करो तो यहीं पे गोला बना लेना, यहाँ से समझ में आ जाएगा सब कुछ। ठीक है, कितने आ रहे हैं? 4r बराबर कहाँ से हो जाएगा? यहाँ से। चलो अब समझते हैं कि संकुलन क्षमता कैसे ज्ञात करनी है। ये कह रहा है अंतः केंद्र वाले में ना, कहाँ है? केंद्र पर स्थित है, तो हम कहते हैं अंतः केंद्रित घनीय संरचना में कुल परमाणु z बराबर कितना हो जाएगा? z बराबर हो जाएगा 2, एक कोनों पर, एक अंतः केंद्र में। फिर आती है संकुलन क्षमता बराबर
जेड कितना है 2 गुणा कितने पर गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू बट्टे घन का आयतन, घन कितना होगा ए क्यू। ठीक है, आगे 2 गुणा 4/3 गुणा 22/7 आर बराबर है a√3/4। कितना है a√3/4, तो ये हो जाएगा a√3/4 बट्टे ए क्यू बट्टे क्या हो जाएगा ए क्यू। ए तीनों ये कट जाएंगे और 4 से 4 कट जाएगा, इन दोनों से ये कट जाएगा 11 आ जाएगा, और इन दोनों √3 से 3 कट जाएगा, कितना हो जाएगा। अगर इसका हम गुणा करेंगे तो 0.68 आ जाएगा। संकुलन क्षमता कितनी हो जाएगी, संकुलन क्षमता कितनी होगी 0.68। प्रतिशत पूछता है तो संकुलन क्षमता प्रतिशत कितना हो जाएगा, क्षमता प्रतिशत या प्रतिशत संकुलन क्षमता बराबर हो जाएगा 0.68 × 100, तो ये हो जाएगा 68%। कितनी हो जाएगी, ऐसे कह सकते हैं प्रतिशत संकुलन क्षमता बराबर हो जाएगा 68%। अगला क्वेश्चन जो है ये कहता है सोडियम धातु काय केंद्रित घनीय जालक में, किसमें काय केंद्रित बॉडी सेंटर्ड BCC में क्रिस्टलीकृत होता है, जिसकी कोर की लंबाई इतनी है 4.29 एंगस्ट्रॉम है। सोडियम धातु की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब वो कह रहा है सोडियम परमाणु जो है किसमें है BCC मतलब काय केंद्रित घनीय जालक। कैसा है घनीय जालक, तो अभी हमने बताया था काय केंद्रित घनीय जालक मतलब BCC में परमाणु कितने होते हैं भाई, याद है किसी को Z=2। वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमने बस याद कराने के लिए बताया है। ये कहता है जिसकी कोर की लंबाई ए बराबर कितना है 4.29 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलेंगे 4.29 × 10⁻⁻10 मीटर। क्लियर है। आगे वो कह रहा है सोडियम परमाणु की त्रिज्या बताइए। जस्ट अभी निकाला है अंतः केंद्रित के लिए, अंतः केंद्रित किसी भी परमाणु की त्रिज्या, किसकी अंतः केंद्रित घनीय जालक की त्रिज्या कह दें या परमाणु की त्रिज्या कह दें ना, घनीय जालक की त्रिज्या आर कितनी होती है, आर बराबर होती है a√3/4। अभी ही हमने निकाला है, तो क्या दे रखा है आर बराबर हो जाएगा, ए का मान दे रखा है 4.29 × 10⁻⁻10 इंटू ए का मान है √3/4। जब हम इसको गुणा भाग करेंगे तो ये लगभग एक बार कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.86 × 10⁻⁻10, लगभग इतना ही आएगा मीटर। क्या हो जाएगा मीटर। अगला जो क्वेश्चन है ये है चांदी या सिल्वर घनीय समृद्ध संकुलन CCP जालक बनाता है। एक्स किरण विवर्तन अध्ययन द्वारा पता चलता है कि इसकी एक कोष्ठका के कोर की लंबाई है, किसकी कोर की लंबाई 408.6 पिकोमीटर। सिल्वर के घनत्व की गणना कीजिए। क्या पूछ रहा है, घनत्व पूछ रहा है। क्या क्या दिया है, सिल्वर जो है CCP जालक में परमाणु कितने होंगे भाई, Z=4। CCP में कितने होते हैं, Z=4। आगे कह रहा है एक कोर की लंबाई, तो कोर की लंबाई याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आएंगे ही हर हाल में। ए कितनी हो जाएगी 408.6। ठीक है, हमारी बात नहीं मानोगे तो फिर पछताओगे। अच्छा यही है कि इनको क्या कर लें, ढंग से तैयार कर लें घर पे। इसे हम पिकोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 408.6 × 10⁻⁻12 मीटर। ठीक है, एक कोर की लंबाई। और क्या दे रखा है, और दे रखा है घनत्व। चांदी का घनत्व नहीं, परमाणु द्रव्यमान
एम, घनत्व तो पूछा है ना। एम क्या है 107.9 ग्राम मोल हो गए, ग्राम मोल इनवर्स, ग्राम प्रति मोल। तो मोल को बदलेंगे, ग्राम को बदलेंगे 10⁻³ किलोग्राम मोल इनवर्स। क्लियर है। आगे वो कह रहा है कि घनत्व की गणना कीजिए, तो ये हो जाएगा सिल्वर का घनत्व, सिल्वर का घनत्व डी या रो कुछ भी लिख लेना, बराबर जेड इंटू एम अपॉन ए क्यू इंटू एन ए क्यू इंटू एन ए। क्लियर है। जेड कितना है 4, क्यों, क्योंकि सीसीपी जालक है। 4 गुणा एम कितना है 107.9 इंटू 10⁻³ बट्टे ए क्यू कितना है, तो ये रहा 408.6 इंटू 10⁻12 का होल क्यूब इंटू एन ए सबको मालूम है 6.022 इंटू 10⁻23। क्लियर है। जब हम इसका गुणा भाग करेंगे तो आएगा 10.5 10.4 कुछ आएगा, और ये हो जाएगा ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। क्या हो जाएगा ये सिल्वर का घनत्व। ठीक है, बिल्कुल इतने ही सरल क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। पहले एक बार समझना इसको ढंग से। क्या है, क्या क्या दे रखा है, सीसीपी जालक बनाता है तो जेड दे रखा है, जैसे ही सीसीपी कहे तो जेड बराबर 4। आगे कह रहा है पता चलता है कोर की लंबाई, कोर लंबाई क्या होती है ए, जेड दे रखा है, ए दे रखा है, और क्या है एम दे रखा है। समझो, फॉर्मूला याद रखना, क्या रखना है फॉर्मूला याद। जेड दे रखा है, एम दे रखा है, ए दे रखा है, एन ए की वैल्यू फिक्स होती है 0.22 इंटू 10⁻23। तो कहीं ना कहीं हमें ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं करना, डायरेक्ट सारी चीज़ें। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो ये है कि एक तत्व की काय केंद्रित मतलब बीसीसी घन ज्यामिति है जिसका परमाणु द्रव्यमान 50 है। परमाणु द्रव्यमान कितना है 50। यदि कोर की लंबाई 290 पिकोमीटर है तो इकाई सेल के घनत्व की गणना कीजिए। यह कह रहा है कि संरचना है बीसीसी जालक में परमाणु, थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे ना इनको। परमाणु जेड कितना है 2, जेड कितना होता है 2, याद रखना। बीसीसी में कितना होता है 2। आगे कह रहा है परमाणु द्रव्यमान है 50, तो परमाणु द्रव्यमान एम कितना है 50। आगे कह रहा है कोर की लंबाई, तो कोर की लंबाई क्या होती है, कोर की लंबाई जोर से बोलो, ए 290 पिकोमीटर। पिकोमीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या होगा 290 गुणा 10⁻−10 सेंटीमीटर। मीटर में बदलनी होती तो 10⁻−12 सेंटीमीटर, ठीक है ना, मीटर सॉरी। ठीक है, अब बात आती है किसका पूछ रहा है, घनत्व। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बताया घनत्व D बराबर जेड इंटू एम अपॉन ए क्यू इंटू एन ए। क्लियर है। एन ए की वैल्यू फिक्स है, जेड दे रखा है, एम दे रखा है, ए दे रखा है। कितना सिंपल सवाल है ना। तो D बराबर हो जाएगा जेड का मान 2, एम का मान 50, ए का मान 290 गुणा 10⁻−10, और एन ए कितना होता है बोलो, जोर से बोलो, क्या बोलना है 6.022 इंटू 10⁻23, 6.022 इंटू 10⁻23, और इसका क्या होगा होल क्यूब। जब हम इस गुणा भाग को करेंगे क्या करेंगे, यहाँ से 10 की पावर ये हो जाएगा 30 से इसको काटेंगे तो D का मान आएगा 6 कितना आना चाहिए, देखो लगभग 8 मान लो, 6.8। D का मान कितना होगा, लगभग 6.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम प्रति सेंटीमीटर दे रखा है। इसमें कहा है, काफ़ी मोस्ट है, ध्यान रखना। एक्स किरण विवर्तन अध्ययन द्वारा पता चलता है कि तांबा 3.608 इंटू 10⁻−8 सेंटीमीटर कोष्ठ का कोर के साथ, मतलब कोर की लंबाई दे रखी, साथ साथ लिखते चलते हैं, दिया है ना, दिया है, क्या दिया है, कोर की लंबाई। कोर की लंबाई क्या होती है, ए
क्योंकि अगर हम आगे पढ़ते जाएंगे तो तुम लोगों की समझ में नहीं आएगा ना। चलो, तो क्या दे रखा है, कोर की लंबाई ए 3.608 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। आगे कह रहा है के साथ FCC एकक कोष्ठका के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है। तो FCC में है, FCC तो Z कितना होगा 4, याद होना चाहिए ना। आगे कह रहा है एक दूसरे प्रयोग में तांबे का घनत्व दे रखा है, तांबे का घनत्व कितना होता है भाई, कितना है रो या डी, कितना है 8.92 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ये दे रखा है। आगे कह रहा है तांबे का परमाणु द्रव्यमान, एम पूछा है, परमाणु द्रव्यमान कर लोगे, सब कुछ तो दे रखा है। और इसमें सॉल्व करने के लिए क्या रह गया, परमाणु द्रव्यमान एम के आगे क्वेश्चन मार्क। याद रखना बोर्ड वाले क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं हम, सारे के सारे बोर्ड में आते ही हैं, ठीक। कहीं ना कहीं ये पिछले वर्षों में आए भी हैं और आगे भी आएंगे। परमाणु द्रव्यमान निकालना है तो हम लिखेंगे घनत्व डी या रो, डी कह सकते हैं या रो कह सकते हैं, कुछ भी मान लेना जो तुम्हारी मर्जी हो। मान लो रो बराबर लिखें जेड इंटू एम अपॉन ए क्यू इंटू एन ए। रो का मान कितना है 8.92 बराबर जेड का मान कितना है 4 गुणा एम पूछा है, ए क्यू कितना हो जाएगा 3.608 इंटू 10⁻⁸, इसकी घात हो जाएगी 3 गुणा एन ए हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23। इसको हम इधर ले जाएंगे, जब इस वैल्यू को क्या करेंगे इधर ले जाएंगे तो m का मान क्या होगा, m बराबर हो जाएगा 8.92 इंटू 3.608 इंटू 10⁻⁸ का होल क्यूब इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन कितना हो जाएगा 4। तो जब हम इसको कट करेंगे तो आएगा 63.1 ग्राम प्रति मोल, ठीक है। m का मान कितना आ जाएगा 63.1 ग्राम। जो क्वेश्चन है ये है 58.5 ग्राम NaCl में इकाई सेलों की संख्या ज्ञात कीजिए। किसकी संख्या पूछ रहा है, इकाई सेलों की संख्या। तो थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, इसको हम ध्यान से समझेंगे। NaCl का द्रव्यमान क्या दे रखा है, NaCl का द्रव्यमान स्मॉल w क्या दे रखा है 58.5 ग्राम, ठीक है। आगे NaCl है तो अणुभार निकाल लेंगे, NaCl का अणुभार कितना होगा m, सब लोग जानते हैं। सोडियम का 23 प्लस क्लोरीन का 35.5, ये भी कितना हो जाएगा 58.5 58.5। आगे कह रहा है इकाई सेलों की संख्या, तो फॉर्मूला होता है x ग्राम द्रव्यमान में इकाई सेलों की संख्या बराबर होता है x इंटू Na अपॉन m इंटू जेड। क्या होता है x इंटू Na अपॉन m इंटू जेड, ठीक है। इस फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं या दूसरा तरीका भी है इसको सॉल्व करने का। तो देखो x क्या है पदार्थ की मात्रा, तो मात्रा कितनी कही है 58.5, w कह लो या x कह लो ना, ये w या x की बात है। तो कितनी है 58.5। Na क्या है एवोगाद्रो संख्या याद हो गई है सबको, कितना है इसकी मान 6.022 इंटू 10⁻23। m अणुभार कितना होता है भाई इसका 58.5, कितना होता है 58.5 और गुणा जेड कितना होगा, अच्छा हमने ये नहीं बताया NaCl के लिए। NaCl का जो परमाणु होता है उसके लिए जेड बराबर होता है 4, कितना होता है 4। जब हम 4 से भाग करेंगे तो ये तो कट जाएगा पूरा का पूरा, क्लियर है। कितना आएगा लगभग आएगा 4 एकम 4 1.5 इंटू 10⁻23। इसको पूरा और कर लेना, इससे भी ज़्यादा हो सकता है, गुणा भाग करेंगे तो किसकी संख्या निकल आई इकाई सेलों की संख्या, क्लियर है 1.5 के समथिंग। ये आंसर हमारा जो क्वेश्चन है ये कहता है कि धात्विक स्वर्ण क्रिस्टल
आकृति में घन जालक केंद्र है, सोने के 2.0 ग्राम में इकाई सेलों की अनुमानित संख्या क्या है। आगे कह रहा है सोने का परमाणु भार 179 है। देखो समझेंगे इसने क्या कहा है कि धात्विक स्वर्ण क्रिस्टल है, तो सोने के क्रिस्टल में परमाणुओं की संख्या तो क्या है, धात्विक स्वर्ण क्रिस्टल आकृति में घन जालक केंद्र है, तो क्या करेंगे, धात्विक स्वर्ण क्रिस्टल आकृति में परमाणु में कुल परमाणु कितने होंगे, जेड बराबर हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा 4। आगे इसने कहा है कि सोने के 2 ग्राम, सोने के कितने हैं 2 ग्राम, तो सोने का भार कितना है, सोने का द्रव्यमान डब्लू कह सकते हैं, एक्स कह लो, कोई बात नहीं है। कितना है 2 ग्राम पूछा है ना, 2 ग्राम में पूछा है, किसकी संख्या, इकाई सेलों की संख्या। अणुभार दे रखा है तो इसे भी हम लिख लेंगे सोने का अणुभार एम कितना है 179। ठीक है, वो कह रहा है कि 2 ग्राम में इकाई सेलों की संख्या ज्ञात कीजिए। हम फॉर्मूला जानते हैं क्या, अभी थोड़ी देर पहले कराया था, x ग्राम में या x ग्राम द्रव्यमान में इकाई सेलों की संख्या, ठीक है, संख्या क्या होगी, बराबर क्या था, x इंटू Na/Z इंटू m। ठीक है, और ध्यान से समझेंगे, इसका आंसर क्या था, x इंटू Na/Z इंटू m। देखो होता क्या है कि x का मान दे रखा है 2, तो 2 गुणा Na सबको मालूम है 6.022 इंटू 10⁻23। Z सोने के लिए Z का मान कितना होता है 4, और m कितना है 179। बहुत ध्यान से समझना, बस इतना ही रखना सीखना है हमें। कितने ग्राम में, तो ग्राम कितना था 2 ग्राम में, उसने कहा था 2 ग्राम में, ये तो फिक्स है Na। आगे सोने के लिए Z का मान, सोने की क्रिस्टल के लिए Z का मान होता है 4, और अणुभार उसने खुद दे रखा है कि परमाणु भार कितना है 179, तो 179 जब हम इसका गुणा भाग करेंगे तो आएगा 1.68 इंटू 10⁻21, लगभग इतना आएगा ना। तो हम कहेंगे 2 ग्राम स्वर्ण क्रिस्टल में इकाई सेलों की संख्या, किसकी संख्या, इकाई सेलों की संख्या कितनी हो जाएगी, बराबर इतना। क्लियर है, बहुत अच्छे से तैयार कर लेना इस क्वेश्चन को, काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, एक घनीय ठोस के फलक घनीय इकाई सेल के कोर की लंबाई इतनी है, यदि धनायन की त्रिज्या 110 पिकोमीटर है तो ऋणायन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो हम कहेंगे फलक, समझना इसको, फलक घनीय कोर के लिए या एक घनीय इकाई सेल के लिए, किसके लिए, फलक घनीय इकाई सेल के लिए क्या होता है 2r प्लस r नेगेटिव, धनायन और ऋणायन की त्रिज्या जो है बराबर होती है किसके, a की। क्लियर है, तो हम कर सकते हैं 2, देखो धनायन की त्रिज्या दे रखी है, धनायन की कितनी है त्रिज्या, आगे से लिख लेना, धनायन की त्रिज्या दे रखी है 110 प्लस ऋणायन की ज्ञात करनी है, चाहो तो यहाँ लिख लेना r पॉजिटिव बराबर है 110 पिकोमीटर, r नेगेटिव पूछी है, a की लंबाई दे रखी है कितनी 508। ठीक है, यहाँ लिख लेना, कोई बात नहीं है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, r नेगेटिव पूछा है और a का मान दे रखा है 508 पिकोमीटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे यहाँ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 110 प्लस r नेगेटिव बराबर 508/2, 2 से भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा 254, तो 110 प्लस r नेगेटिव, तो r नेगेटिव बराबर हो जाएगा 254 माइनस 110, तो r नेगेटिव बराबर हो जाएगा 144 पिकोमीटर। क्लियर है, दोबारा से समझ लेना, घनीय फलक घनीय इकाई सेल के लिए
2r प्लस r नेगेटिव बराबर कितना होगा a। तो a का मान कितना है 508, r प्लस का मान है 110। जब इससे कट करेंगे तो ये हो जाएगा 254। तो 110 प्लस r नेगेटिव बराबर 254। 254 में से 110 घटाएंगे 144 पिकोमीटर। क्लियर है। इस तरह से हमने क्या जाना है इस वीडियो में, ठोस अवस्था के बहुत ही मोस्ट सारे जितने भी सारे हमारे क्वेश्चन हो सकते थे हमने सारी तरह के करा दिए हैं। अब क्या बाकी रह गया, आप सभी लोग इसका रिवीजन करेंगे। क्या करेंगे, और अच्छे से रिवीजन करेंगे जिससे कि इसमें कुछ भी छूटे नहीं। क्लियर है ना। इन्हीं क्वेश्चनों को बार बार प्रैक्टिस करेंगे, यही क्वेश्चन बार बार आएंगे। क्लियर है। ऐसी ही शानदार वीडियो के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथ वाले सभी स्टूडेंट को शेयर करो, जिससे कि उनके अपने एग्जाम में, इस बोर्ड के एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आ सकें। ठीक है। और बाकी सभी बच्चे हमें अब कमेंट करेंगे, कमेंट करके बताएंगे कि हम अगला जो टॉपिक है तुम्हें किस चीज़ का रिवीजन कराएं। जो टॉपिक तुम लोग भेज दोगे हम उसका रिवीजन बहुत ही जल्द भेज देंगे। क्लियर है। इससे तुम्हारी पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से होगी और तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में नंबरों को पहले से हम बहुत ज़्यादा नंबर दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। हमारे यहाँ से कोशिश यही रहेगी कि तुम मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर इन वीडियो की सहायता से पा सको। ठीक है। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।